हेलो एवरीवन। मैंने स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस पे नई यूट्यूब सीरीज़ शुरू की है। सीरीज़ के सबसे पहले स्टॉक में मैं आज बात करूंगा आइनॉक्स लेयर लिमिटेड के बारे में, जो कि एक फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है। इस एनालिसिस को मैंने 6 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिन पर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपनी ओवरव्यू के बारे में, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स को देखेंगे। आइनॉक्स की शुरुआत 1999 में हुई थी और तब एक ब्लूप्रिंट स्टेज से अब तक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिनेमा चेन बन गई है। आज पीवीआर के बाद आइनॉक्स इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है। पिछले कुछ सालों में आइनॉक्स ने काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन की है। एज ऑन डेट आइनॉक्स की अराउंड 614 स्क्रीन्स हैं, जो कि 68 सिटीज़ की अराउंड 146 प्रॉपर्टीज़ में है। आइनॉक्स लेयर एक आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है, जिसको जीएफएल लिमिटेड ने प्रमोट किया है। जीएफएल लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है और टाइम टू टाइम जीएफएल ने आइनॉक्स में काफ़ी कैपिटल इन्वेस्ट की है। अभी रिसेंटली नवंबर 2018 में डेट लेवल्स को कम करने के लिए जीएफएल ने 160 करोड़ की एडिशनल कैपिटल पंप की थी और इसके बाद आइनॉक्स का डेट लेवल काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट का हो गया है। आइनॉक्स ने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। 2011 में आइनॉक्स ने इंसिग्निया ब्रांड लॉन्च किया था, जो कि एक लग्जरी व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है व्यूअर्स को। इंसिग्निया में स्क्रीन और ऑडियो क्वालिटी दोनों पर काफ़ी फोकस किया गया है, जैसे लेज़र और 4K प्रोजेक्शंस, एलईडी स्क्रीन्स, डॉल्बी साउंड सिस्टम। इसके अलावा सीटिंग पे भी काफ़ी फोकस है, जैसे रिक्लाइनर्स है और ऑन कॉल बटलर सर्विस, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इस टाइम आइनॉक्स की इंसिग्निया की अराउंड 32 स्क्रीन्स ऑपरेट कर रही हैं। इंसिग्निया नॉर्मल प्राइस से और रफली डबल इसकी टिकट प्राइस है, फिर भी यूज़र्स प्रेफर करते हैं इसकी सर्विसेज की वजह से। मल्टीप्लेक्स को इसका बेनिफिट इसलिए मिलता है बिकॉज इंसिग्निया में कम सीटिंग कैपेसिटी होने के बाद भी टिकट प्राइस डबल होने के कारण एवरेज टिकट कलेक्शन अच्छी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कम ऑक्यूपेंसी के साथ भी ये स्क्रीन्स प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर सकती हैं। दिसंबर 2019 में आइनॉक्स ने आइनॉक्स रिवॉर्ड्स नाम का एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। ये एक 3 टायर रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है, जिसमें ब्लू, गोल्ड और ब्लैक नाम के 3 टायर्स इन्होंने सेट किए हैं। इंसिग्निया और आइनॉक्स रिवॉर्ड्स के अलावा भी आइनॉक्स ने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए अभी रिसेंटली स्विगी के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के बारे में और क्या स्कोप है मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री का आने वाले कुछ सालों में। मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में इस टाइम 4 मेजर मल्टीप्लेक्स चेन हैं: पीवीआर, आइनॉक्स, बिग और सिनेपोलिस, और इसके अलावा कुछ 15-20 रीजनल चेन्स भी हैं। काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मूवी प्रोड्यूसर है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में इंडिया काफ़ी पीछे है। बाकी सब पैरामीटर्स में भी इंडिया काफ़ी पीछे है बाकी कंट्रीज से। जैसे फुटफॉल की टर्म्स में इंडिया सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद। स्क्रीन डेंसिटी की अगर बात करें तो इंडिया का 12वां रैंक है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में यूएसए का फर्स्ट रैंक है और इंडिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रफली यूएस डॉलर 1.6 बिलियन के करीब है, जो कि चाइना के कंपैरिजन में सिर्फ 1/5 है। लेकिन इंडिया में इस टाइम अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ कंपनीज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया में अगले 15-20 सालों में रफली 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करेंगे। अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करने के कारण डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी लोगों की, और क्वालिटी को एक्सपेक्ट करते हुए मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के पास ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी बाकी हैं। मूवी इंडस्ट्री में पायरेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। इंटरिम बजट 2019 में गवर्नमेंट ने पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। पायरेसी कंट्रोल करने से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। एक और चीज़ काफ़ी लोगों ने नोटिस की होगी कि पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमास काफ़ी ऑपरेट किया करते थे, लेकिन अब उनकी प्रेजेंस कम होते जा रही है। काफ़ी सिंगल स्क्रीन सिनेमास तो बंद हो चुके हैं। 2009 में सिंगल स्क्रीन सिनेमास टोटल स्क्रीन का 91% थे, लेकिन आज कम होकर सिर्फ 71% रह गए हैं। और इसी टाइम में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स का मार्केट शेयर जो है वो 925 से लेके रफली 2800 क्रॉस कर गया है, जो कि एनुअली अराउंड 15% की ग्रोथ रेट है। मल्टीप्लेक्सेस को प्रेफर करने के लिए कई रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि मल्टीप्लेक्स ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में होते हैं, सो लोगों को मूवी के अलावा शॉपिंग और डाइनिंग की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। दूसरा, सिंगल स्क्रीन सिनेमास होते तो साइज़ में बड़े हैं, लेकिन वहाँ कंफर्ट, एम्बियंस, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती जो मल्टीप्लेक्सेस में होती है।
सिंगल स्क्रीन सिनेमास का बिजनेस मॉडल भी इतना फेवरेबल नहीं है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री। नंबर ऑफ स्क्रीन्स एक होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं मिल पाती सिंगल स्क्रीन ऑपरेटर्स को। वहीं मल्टीप्लेक्स में एक दिन में 20 से 30 शोज़ हो सकते हैं और सिंगल स्क्रीन में हार्डली 4 से 5, इससे ज़्यादा शो करने पॉसिबल नहीं होंगे। सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण सिंगल स्क्रीन ऑक्यूपेंसी को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते। इसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर पड़ता है। मल्टीप्लेक्स चेन्स का मेन फोकस टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पे रहता है। कोई भी यूज़र क्वालिटी को हमेशा प्रेफर करेगा और सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने के कारण लोग वहाँ जाना भी प्रेफर नहीं करते। इवन सिंगल स्क्रीन में फाइनेंसिस को एफिशिएंटली मैनेज करना भी मुश्किल है। एवरेज टिकट प्राइस और फूड एंड बेवरेजेस पर स्पेंड काफ़ी कम रहता है, जिसके कारण रेवेन्यू कलेक्शन कम होती है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कोई खास नहीं मिल पाती वहाँ पे। रेवेन्यू कम होगा तो उसका असर बॉटम लाइन प्रॉफिट पर ज़रूर आएगा। थर्ड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आइनॉक्स के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए इंडिया में अभी तक काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए आइनॉक्स ने काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्लान्स बनाए हैं। आइनॉक्स आने वाले 5 से 6 सालों में रफली 1000 से ज़्यादा स्क्रीन्स ऐड करेगा अराउंड 148 प्रॉपर्टीज़ में। आइनॉक्स का मेन फोकस टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पर रहता है, जहां कंपटीशन ऑलरेडी काफ़ी कम है। अगर हो भी तो ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमा से होता है, जो पहले ही डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ का एक बेनिफिट और भी है कि वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू मेट्रोज। सो आइनॉक्स के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं यहाँ भी, जो फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है। ऐसे ही फैक्टर्स के कारण आइनॉक्स की जो पर स्क्रीन एक्सपेंसेस हैं वो पीवीआर से अराउंड 33% कम है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आइनॉक्स ने 85 स्क्रीन्स को ऐड किया था अपने नेटवर्क में, जिसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर 4th डे को एक नई स्क्रीन लॉन्च हो रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इतनी स्पीड से आइनॉक्स एक्सपेंशन इसलिए कर पा रहा है बिकॉज आइनॉक्स एसेट लाइट मॉडल को अडॉप्ट करता है, मीनिंग ये स्क्रीन्स की रियल एस्टेट को खरीदता नहीं है बल्कि लीज पर लेता है। लीज पर लेने के कारण अपफ्रंट खर्चे काफ़ी कम हो जाते हैं एंड कम कैपिटल इन्वेस्ट करके ज़्यादा स्क्रीन्स लॉन्च की जा सकती हैं। एसेट लाइट मॉडल अडॉप्ट करके आइनॉक्स ने अपने डेट लेवल्स को भी कंट्रोल किया है और बैलेंस शीट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में इतनी ग्रोथ के बाद भी आइनॉक्स की डेट टू इक्विटी रेशो कम हुई है। एज ऑन डेट आइनॉक्स की डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.06 है, जो कि एक नेग्लिजिबल फिगर है। हर नई स्क्रीन के लिए आइनॉक्स अराउंड 2.5 से 3 करोड़ तक स्पेंड करता है, जो कि काफ़ी रीजनेबल अमाउंट है। एक्सपेंशन के लिए मैनेजमेंट नई स्क्रीन्स के साथ पुरानी मल्टीप्लेक्स चेन को भी टेक ओवर करने में बहुत इंटरेस्ट रखती है। अभी तक आइनॉक्स ने पिछले कुछ सालों में 3 एक्विजिशंस की हैं। 2007 में 8-9 सिनेमास के साथ, 2013 में फेम इंडिया के साथ और 2014 में सत्यम सिनेप्लेक्स के साथ। आगे भी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर रीजनेबल टर्म्स पर कोई रीजनल चेन मिलेगी तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑप्शंस भी कंसीडर कर सकती है। फ्यूचर एक्सपेंशन के साथ ही फ्यूचर थ्रेट्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो अभी चल रहा है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। एक वायरस के चलते मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री तो सारी बंद पड़ी है। इस इम्पैक्ट का असर तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद के कुछ महीनों तक भी देखने को मिल सकता है और यह भी पॉसिबल है कि मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री शॉर्ट रन में लॉसेस रिपोर्ट करे। वैसे तो ये सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे और भी सिचुएशंस बन सकती हैं जो रेवेन्यू को इम्पैक्ट करे। दूसरा थ्रेट है ऑनलाइन वीडियो कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। मैनेजमेंट का ये मानना है कि सिनेमा में मूवी एक्सपीरियंस एक फैमिली एक्सपीरियंस रहता है। अगर टेलीविज़न के थ्रेट की बात की जाए तो मूवी रिलीज़ होने के बाद 6 से 8 हफ्ते एक्सक्लूसिवली होते हैं सिनेमा इंडस्ट्री के पास किसी भी मूवी को एग्जिबिट करने के लिए, ताकि दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच कोई डायरेक्ट कंपटीशन ना बन जाए। अगर चाइना के साथ कंपेयर करें, जो कि एक कंपैरेटिव इकोनॉमी है इंडिया के साथ, तो वहाँ 2011 में रफली 9000 स्क्रीन्स थी, जो आज बढ़ के 60,000 से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इन सब थ्रेट्स के कारण चाइना में तो काफ़ी एक्सपेंशन देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। तीसरा सबसे बड़ा थ्रेट मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए ये रहता है कि यहाँ किसी और का प्रोडक्ट दिखाया जाता है, यानी मूवी बना कोई और रहा है लेकिन दिखा कोई और रहा है। मूवी की क्वालिटी पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार इवन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस या रीजनल और कम्युनल टेंशन के कारण भी मूवी को रिलीज करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसका असर डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्शंस पे पड़ता है।
फोर्थ सेक्शन में आगे डिस्कस करते हैं कंपनी की पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं ज़्यादातर 10 ईयर का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। आइनॉक्स का पिछले 10 सालों में रेवेन्यू 650% इंक्रीज हुआ है, जो CAGR टर्म्स में लगभग 22% है। 22% का CAGR एक बहुत ही अच्छी फिगर है। साथ में ये भी देखते हैं कि ये रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है। दिसंबर 2019 में आइनॉक्स का मेजर रेवेन्यू शेयर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आया है, जो कि लगभग 57% है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का मतलब है जो रेवेन्यू टिकट्स की सेल से आता है। रेवेन्यू का दूसरा मेजर कंपोनेंट है फूड एंड बेवरेजेस की सेल, जिससे लगभग 26% शेयर है। तीसरा कंपोनेंट है रेवेन्यू का एडवर्टाइजिंग, जिससे लगभग 9% का रेवेन्यू आया था प्रीवियस क्वार्टर में। फूड एंड बेवरेजेस एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ने पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये कंपोनेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एक तरह से ये एडिशनल रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं टिकट कलेक्शंस के अलावा भी। आइनॉक्स के इनिशिएटिव्स के कारण इन दोनों सेगमेंट्स की ग्रोथ आने वाले सालों में प्रॉफिट मार्जिन्स को और भी इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्निंग्स की, यानी नेट प्रॉफिट। पिछले 10 सालों में 900% से ज़्यादा की इंक्रीज़ हुई है अर्निंग्स में, जो कि CAGR टर्म्स में 26% है, और पिछले 5 सालों में तो CAGR की ग्रोथ 30% से भी ऊपर रही है। आइनॉक्स की 10 ईयर अर्निंग्स ग्रोथ उसकी रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है आइनॉक्स की। प्रॉफिटेबिलिटी की सारी रेशियोज़ ने रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इनफैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स के अलावा सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, रिटर्न ओवर टोटल एसेट्स, रिटर्न ओवर इक्विटी और रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, सभी रेशियोज़ ने पिछले 5 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ शो की है। एफिशिएंसी बढ़ने के साथ आने वाले सालों में ये रेशियोज़ भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती हैं। आगे बात करते हैं आइनॉक्स के इंटरेस्ट पेमेंट और फिर डेट एंड कैश पोजीशंस की। किसी भी डेट को सर्विस करने के लिए इंटरेस्ट भरना पड़ता है, जिसका सीधा असर नेट प्रॉफिट पर आता है। आइनॉक्स की इंटरेस्ट पेमेंट पिछले 5 सालों में काफ़ी कम हुई हैं। इनफैक्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑल टाइम हाई पर रही है 2019 में। ट्रेलिंग 12 मंथ में इंटरेस्ट पेमेंट हाई होने का कारण है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चेंज, जिसमें ऑपरेटिंग लीज को एक फाइनेंशियल लीज के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई करना पड़ता है। इस चेंज के कारण जो स्क्रीन्स की रेंटल पेमेंट है वो अब यहाँ इंटरेस्ट फिगर में कंसीडर की जाएगी, लेकिन एक्चुअल कैश आउटफ्लो पर इसका कोई असर नहीं आएगा। पिछले कुछ सालों में आइनॉक्स के प्रमोटर्स ने काफ़ी कैश इन्फ्यूज़ किया है बैलेंस शीट में, और इसके कारण डेट लेवल्स मैनेजेबल रहे हैं और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी काफ़ी स्ट्रांग हुई है। मार्च 2019 में डेट सिर्फ 75 करोड़ था और टोटल कैश एंड इक्विवेलेंट लगभग 13 करोड़। आइनॉक्स के पास कुछ ट्रेजरी शेयर्स भी हैं, जिसको एडजस्ट करने के बाद नेट डेट पोजीशन 0 है। आइनॉक्स की डेट टू इक्विटी रेशियो इस टाइम ऑल टाइम लो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ फिगर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने फिगर्स की पर शेयर कैलकुलेशन की है, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली शेयर के साथ एक इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की फिगर के अकॉर्डिंग हर एक शेयर के साथ इन्वेस्टर को अप्रॉक्सीमेटली 196 रुपये का रेवेन्यू, 94 रुपये की बुक वैल्यू, 15 रुपये एज अर्निंग्स पर शेयर, 7 रुपये का कर्जा और लगभग 1 रुपया एज कैश एंड इक्विवेलेंट्स मिल रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखें तो स्टॉक में काफ़ी वैल्यू दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक प्राइस में काफ़ी करेक्शन आई है नोवल कोरोना वायरस के कारण। आगे बात करते हैं करंट एसेट्स वर्सेस करंट लायबिलिटीज़ की और करंट एंड क्विक रेशियो की। पिछले कुछ सालों में करंट लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स को एक साल में करने वाली पेमेंट्स काफ़ी स्पीड से बढ़ रही हैं, लेकिन करंट एसेट्स में ऐसी ग्रोथ नहीं है। ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करने में कंपनी को मुश्किल आ सकती है। करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा होने के कारण करंट और क्विक दोनों रेशियोज़ डिज़ायरेबल लेवल से काफ़ी कम हैं। फिफ्थ सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात करते हैं। फिगर्स को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक मेंशन कर दूँगा ताकि आप लोग खुद ही डिटेल में देख सको इन रेशियोज़ को। पहले देखते हैं कुछ की रेशियोज़। रेवेन्यू पर शेयर लगभग हर साल कॉन्स्टेंटली बढ़ा है और आगे भी ऐसी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है।
लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कोरोना वायरस के कारण इम्पैक्ट हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने भी अच्छी ग्रोथ दी है, पिछले 2-3 सालों में तो ग्रोथ डबल से भी ज़्यादा है। आगे भी ऐसी ही ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। अर्निंग्स पर शेयर में भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म पीरियड में जो शेयर प्राइस है वो लगभग अर्निंग्स पर शेयर का पैटर्न ही फॉलो करती है। कैश पोजीशन जो है वो आने वाले कुछ सालों में अनसर्टेन ही रहेगी, क्योंकि कंपनी के काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं। डेट पर शेयर काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है आइनॉक्स ने, लेकिन ग्रोथ प्लान्स बड़े होने के कारण ये आगे बढ़ सकता है। बुक लेवल पर शेयर भी अच्छी स्पीड से ग्रो की है और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी ऐसी करेगी। प्राइस रेशियोज में लगभग सभी रेशियोज एवरेज लेवल से कम ही होंगे इस टाइम, क्योंकि स्टॉक प्राइस कोरोना वायरस के कारण काफ़ी इम्पैक्ट हुई है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू सेल्स, तीनों रेशियोज अपने एवरेज लेवल से नीचे चल रही हैं इस टाइम। और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद फ्यूचर के लिए तीनों रेशियोज में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में हम पहले ही परफॉर्मेंस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। सभी रेशियोज ने अच्छा परफॉर्म किया है और अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद यहाँ भी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑपरेशनल रेशियोज में करंट एंड क्विक रेशियो दोनों थोड़ी वीक नज़र आ रही हैं और नियर फ्यूचर में भी मुझे यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई दे नहीं रही। डेट टू इक्विटी रेशियो में बहुत अच्छी डीग्रोथ आई है, जिसका मेन कारण प्रमोटर की एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो इस टाइम ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के कारण ये दोबारा इंक्रीज भी हो सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी अच्छी इंप्रूवमेंट रही है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज होने के कारण ये रेशियो अपने एवरेज लेवल से कम रहेगी अगले सालों में। एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी किस एफिशिएंसी के साथ एसेट्स को यूज किया है आइनॉक्स ने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, ये रेशियो भी काफी इंप्रूव हुई है। आने वाले सालों में भी ऐसी ही ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। लास्ट सेक्शन में बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एज ऑफ दिसंबर 2019 आइनॉक्स लेयर में प्रमोटर शेयर होल्डिंग अराउंड 52% है और इसमें से कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं है। सेकंड मेजर शेयर होल्डिंग 22% के साथ म्यूचुअल फंड्स के पास है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग नवंबर 2018 में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने के कारण 48% से बढ़कर 52% के करीब हो गई है। म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग भी मार्च 2015 में सिर्फ 7.5% थी, जो अब 22% है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसे मैंने पहले बताया, फंडामेंटल एनालिसिस पर ये मेरी पहली वीडियो है, तो हो सकता है प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हों। वीडियोस में इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशंस दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले स्टॉक एनालिसिस की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। टिल देन, गुड बाय।